हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। और अपने जो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास की ओर। और अपने तंत्रिका कोशिकाओं को ब्रेन तक पढ़ लिया था, यानी तंत्रिका कोशिकाएं बॉडी के अंदर कौन कौन से रोचक काम करती हैं। अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बातें की थी और तंत्रिका कोशिका के बारे में जितनी भी सामान्य या कॉमन बातें थी वो सारी कर चुके हैं। और अपने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रेन यानी मस्तिष्क, और मस्तिष्क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मस्तिष्क को अपने 3 भागों में बांटते हैं। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है मस्तिष्क को, यानी मानव मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अगर मध्य या पश्च मस्तिष्क के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करें मस्तिष्क की, ठीक है, बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क, ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं इसको? इसको बांटते हैं 3 भाग में। इसको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। पहला जो भाग आएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा? अग्र मस्तिष्क। पहला जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, ठीक है। ये सब हो गया पहला भाग अग्र मस्तिष्क। बीच वाले को क्या बोल देंगे? मध्य मस्तिष्क। इसको क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। और इसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। ये है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अपने बोलते हैं फोर ब्रेन। इसको अपने क्या बोलते हैं? एक और फोर ब्रेन, ठीक है। ये इंग्लिश का नाम हो गया इसका फोर ब्रेन। इसको बोलेंगे मिड ब्रेन। इसको क्या बोल देंगे? मिड ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये अपना मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हिंड ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेनसिफेलोन। अगर मस्तिष्क का एक और नाम क्या है? इसको बोल देंगे प्रोजेनसिफेलोन, इसको मीजेनसिफेलोन, और इसको क्या बोल देंगे? डायनसिफेलोन। इसका भी लिख देता हूं मैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेनसिफेलोन। प्रोजेनसिफेलोन ये इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके हो जाएंगे साइंटिफिक साइंस की टर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। प्रोजेनसिफेलोन। इसको बोलेंगे मीजेनसिफेलोन। मीजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, ठीक है, मध्य भाग को। और ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा? डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन, ठीक है। ये डायनसिफेलोन हो गया, प्रोजेनसिफेलोन हो गया, मीजेनसिफेलोन हो गया। यानी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को मीजेनसिफेलोन और डायनसिफेलोन बोलेंगे। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। और 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बात करें अगर मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, तो अगर मस्तिष्क के अंदर अपने आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी इसके अंदर भी कौन कौन से भाग पड़ेंगे? इसके अंदर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट आता है? तो इसके अंदर ब्रेन के पार्ट आते हैं 3। इसके अंदर 3 भाग कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर पहला तो आता है सेरिब्रम। पहला क्या आता है? सेरिब्रम। ये सेरिब्रम हो गया। दूसरा जो आता है वो कौन सा है? थैलेमस। दूसरा है थैलेमस। और तीसरा भाग जो है इसका वो कौन सा है? तीसरा भाग हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये अपना इसका हाइपोथैलेमस हो गया। तो अगर मस्तिष्क के अंदर अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन प्रोजेनसिफेलोन भाग कितने में आता है? 3 भाग इसके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करें कि मध्य मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग अपने को पढ़ने हैं, तो एक तो आता है इसके अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक तो अंदर इसके कौन सा आता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉर्पोरा लिख देता हूँ, कॉर्पोरा, ठीक है। और यहाँ पे जो भाग आएगा वो क्या आएगा? इसको क्या बोल देंगे? कॉर्पोरा बोल देंगे, या इसको यहाँ पे बोलेंगे इसको पेंडिकल बोल देंगे, सीधा ही पेंडिकल, ठीक है। ये इसका भाग हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें पश्च मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, तो जगह थोड़ी अपने पास कम बच रही है। तो पश्च मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? पश्च मस्तिष्क के अंदर एक तो अपने को ध्यान में रखना है सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। ये तो सेरिबेलम हो गया। इसको क्या बोलेंगे? मेडुला ओब्लोगेंटा। इसको क्या बोलेंगे? मेडुला ओब्लो, यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा, यानी ये सारे जो भाग हैं वो किसके हो जाएंगे? मस्तिष्क के हो जाएंगे। तो देखो एक बार इनके नाम को देखो। आज लाइट नहीं है, अभी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है आज, तो गर्मी क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम है।
तो बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अपने क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन बोलेंगे। बात करें साइंस की टर्म के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेंसिफलोन, मिजेंसिफलोन, और उसको क्या बोलेंगे? डायंसिफलोन। बात करते हैं सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की, कि अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग क्या क्या काम करते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 भाग आते हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो है सेरिब्रम, ठीक है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परम मस्तिष्क। इसको क्या बोलेंगे? परम मस्तिष्क, ठीक है, परम मस्तिष्क बोलेंगे। अब परम मस्तिष्क के पहले बात करें, परम मस्तिष्क जो है वो कौन सा भाग है, यानी ब्रेन का आगे वाला भाग क्या कहलाएगा? परम मस्तिष्क कहलाएगा। और परम मस्तिष्क जो होता है वो 2 अर्ध गोलार्धों से मिलकर बनता है। परम मस्तिष्क जो होता है वो कितने अर्ध गोलार्ध से मिलकर बनता है? 2 अर्ध गोलार्ध। यानी अगर मैं ब्रेन की संरचना बनाऊं तो ब्रेन का ऊपर से अगर अपने डायग्राम देखें, ब्रेन के आगे के हिस्से के ऊपर के डायग्राम को देखें तो इस प्रकार से 2 जोड़े नजर आएंगे आपको, ठीक है, इस प्रकार से 2 जोड़े नजर आएंगे और आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे। यानी ब्रेन की संरचना जो है ऊपर से देखने पर इस प्रकार की जो है वो नजर आएगी। अब इस प्रकार की नजर आएगी, मतलब क्या हुआ? अगर इसको चाहें तो अपने क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यानी मैं परम मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ, परम मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क के परम सेरिब्रम वाली भाग की बात कर रहा हूँ, परम मस्तिष्क की। यानी परम मस्तिष्क जो होता है वो 2 अर्ध गोलार्धों से मिलकर बनता है, जिसको अपने बोलते हैं परम मस्तिष्क गोलार्ध। इनको अपने क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। यानी 2 अर्ध गोलार्ध हैं, किसके हैं? परम मस्तिष्क के, तो उनका नाम क्या रख दिया? परम मस्तिष्क गोलार्ध। यानी 2 आधे आधे गोलार्धों से मिलकर क्या बना है? परम मस्तिष्क बना है। अब परम मस्तिष्क जो गोलार्ध होते हैं उनके बीच में मोटा संयोजी रेशे का उत्तक पाया जाता है, ठीक है। यानी अपने को पता है कि अपना ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अपना ब्रेन बना हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं से, यानी न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनका यहाँ पे कोशिका काय वाला भाग पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते थे? साइटोन बोलते थे। ब्रेन के अंदर एक्सोन वाले भाग जो है वो बाहर की ओर है, और साइटोन वाले भाग जो है वो क्या है? इकट्ठे हो रखे हैं, तो ही अपना ब्रेन जो है वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो कौन सा भाग ब्रेन का क्या काम करता है वो भी जानेंगे। तो परम मस्तिष्क पहले तो किससे बना हुआ है? परम मस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना हुआ है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। और इन्हीं परम मस्तिष्क गोलार्ध के बीच में एक मोटा रेशे जैसा उत्तक पाया जाता है, जो क्या कर रहा है? दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़े रख रहा है। अब दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़े रख रहा है, इसको अपने बोलते हैं कार्पस कैलोसम। इसको अपने क्या बोलेंगे? कार्पस कैलोसम बोलेंगे। कार्पस कैलोसम जो होता है वो एक सफेद रंग का उत्तक है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सफेद रंग का उत्तक है। 2 बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है, लैब असिस्टेंट के अंदर और अदर जो साइंस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर 2 बार क्वेश्चन उठा हुआ है कि परम मस्तिष्क गोलार्ध जो होता है वो परम मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले रेशे का नाम क्या है? तो इसको जोड़ने वाले रेशे को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। इसको क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। और कार्पस कैलोसम का रंग भी पूछ लिया जाता है कि ये कैसा होता है, तो मैं बता दूं कार्पस कैलोसम का रंग होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का, ठीक है, हल्का थोड़ा सा पीलापन भी देता है, लेकिन पूरा सफेद रंग होता है। किसका? कार्पस कैलोसम का। कार्पस कैलोसम किस में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क के अंदर भी किस में पाया जाता है? सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है। और सेरिब्रम को अपने बोलते हैं परम मस्तिष्क। और सेरिब्रम या परम मस्तिष्क को बनने के लिए 2 गोलार्धों की जरूरत पड़ती है, यानी 2 गोलार्ध आपस में मिलकर क्या करते हैं? अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले भाग का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपने कभी ब्रेन का डायग्राम देखा हो, ठीक है, वैसे नेट पे बहुत कुछ सर्च मारते हो तो ब्रेन का डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि अपने पास डिजिटल सिस्टम नहीं है, अभी डायग्राम दिखा नहीं पाएंगे। तो ब्रेन को अपने ऊपर से देखते हैं तो इस तरफ से आपको क्या नजर आएगा? एक बीच में से जोड़ा नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे ब्रेन जो है वो 2 आधे आधे भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अगर आपने लैब में भी कभी देखा है ब्रेन का डायग्राम तो 2 आधे आधे भागों में ऊपर से अलग सा नजर आता है, तो वो क्या है? वो परम मस्तिष्क गोलार्ध कहलाते हैं। और उन दोनों को जोड़ने के लिए जो रेशा पाया जाता है उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। रेशे का कलर कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, ठीक है साहब। ये बात होगी किसकी? सेरिब्रम की। अब बात करते हैं कि सेरिब्रम ब्रेन का जो भाग है वो ब्रेन का भाग करता क्या है बॉडी के अंदर? तो ये भाग जो होता है वो क्या करता है? सोचने समझने की, यानी जिज्ञासा पैदा करता है। ये क्या करता है? जिज्ञासा पैदा करता है। जैसे मान लो अपने को कोई काम करने की जिज्ञासा पैदा हो रही है, ठीक है, अपने मान लो ये चाहते हैं कि अपने किसी पे रिसर्च करें, या मान लो आपका पढ़ने का मूड नहीं है, या आप मान लो ज़्यादा करते हो कि अपने पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो यानी किसी भी चीज़ के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, नई नई डिस्कवरीज को सोचने की रखता है। एक प्रकार से ये मान लो कि ये किसकी भांति काम करता है? ये मेमोरी की भांति काम करता है। जिससे अपने मोबाइल के अंदर या सिम कार्ड डालते हैं या मेमोरी कार्ड डालते हैं, उस प्रकार से कौन काम करता है? सेरिब्रम वाला भाग काम में करता है, ठीक है। सेरिब्रम वाले भाग का काम यही है कि ये याददाश्त से संबंधित होता है। यदि इस वाले भाग के अंदर चोट लगे तो क्या हो सकता है? व्यक्ति की याददाश्त जा सकती है। सेरिब्रम का काम क्या हो गया? सेरिब्रम का काम यही हो गया कि सेरिब्रम जिज्ञासा पैदा करने के लिए जिज्ञासा जो है वो पैदा करवाता है, ठीक है। जिज्ञासा से संबंधित कौन सा ब्रेन का भाग है? तो सेरिब्रम है। इतना सा ध्यान रख लोगे, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे काम है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जिज्ञासा से संबंधित आपसे भाग पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। दूसरा बात करें थैलेमस की। थैलेमस जो होता है वो क्या करता है?
ये बॉडी के बाहर के जितने भी कार्य हैं, जैसे मान लो बॉडी के बाहर के जो टेम्परेचर हैं, बात करूँ मैं बॉडी के बाहर के टेम्परेचर की, जैसे मान लो अभी बॉडी का अपना टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है, केल्विन में 310, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 करके हैं। तो थैलेमस जो होता है वो बाहरी टेम्परेचर को और बाहरी जितना भी अपने बॉडी का बाहरी टेम्परेचर हो गया, बाहरी जितनी भी एक्टिविटी होगी उनको कंट्रोल करता है। कौन सा भाग करता है? थैलेमस वाला भाग करता है, ठीक है। सेरिब्रम का काम हो गया जिज्ञासा उत्पन्न करवाना, ठीक है, और ये वाला भाग क्या करता है? ये बाहरी जो भी बॉडी का टेम्परेचर, बाहरी बॉडी का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे टेम्परेचर का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। बॉडी का तापमान नियंत्रण करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। तो ये भाग जो होता है ये काम करता है। उसके बाद में थर्ड जो इसका भाग है कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पहला काम आपको हाइपोथैलेमस के बारे में जो क्वेश्चन पुट होता है वो यही है कि ये क्या करता है? तापमान नियंत्रण करता है शरीर का, ठीक है। अपनी बॉडी का 37 डिग्री जो तापमान है, मनुष्य की बॉडी का डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान कितना है? तो डिग्री सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन के अंदर बात करें तो 310 केल्विन, केल्विन के अंदर बात करेगा तो 310 केल्विन। अगर बात करें फ़ारेनहाइट के अंदर तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मनुष्य का जो टेम्परेचर है मैंने आपको तीनों टर्म के अंदर बता दिया है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार केल्विन के अंदर वो पूछ लेगा कि मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है वो कितने केल्विन होता है, तो 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो 98.4 केल्विन। और बात करें डिग्री सेल्सियस की तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना हो जाएगा? 37 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लोगे। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस बॉडी का तापमान नियंत्रित करता है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? भूख प्यास से संबंधित कुछ केंद्र पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत भूख प्यास से संबंधित भी ये क्या काम करता है। जैसे मान लो किसी को भूख लगी है, ठीक है, इच्छा हो रही है खाना खाने की, भूख लगी है, तो उससे संबंध कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। अगर किसी को प्यास लगी है तो उससे संबंध कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सेरिबेलम जो है वो सेरिबेलम तो नए कार्य करने के लिए या सोचने के लिए क्षमता देता है, ठीक है, व्यक्ति को। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक जिज्ञासा उत्पन्न करवाता है, अलग ही टाइप की जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा के लिए सेरिब्रम है, लेकिन ये अंदर ही मतलब उत्तेजना पैदा करता है। कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। जैसे मैं बात करूं, हाइपोथैलेमस अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो अपने बात करें काम वासना या इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो लोग ज़्यादा शरारती होते हैं, ठीक है, ज़्यादा शरारती प्रकृति के होते हैं। अपने को पता है हाइपोथैलेमस में ग्रंथियों के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जितनी भी मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्रंथियां पढ़ाई है वहाँ पे मैंने सबसे पहले जब पढ़ाना ग्रंथियां स्टार्ट किया था तो पहले ही लेसन के अंदर मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था। हाइपोथैलेमस क्या होता है? अगर मस्तिष्क का भाग है, क्या काम करता है हाइपोथैलेमस? जैसे किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के दौरान GnRH हार्मोन का स्रावन करता है। कौन से हार्मोन का स्रावन करता है? GnRH हार्मोन का स्रावन करता है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वहां पे जाके काम करता है। यानी हाइपोथैलेमस का GnRH हार्मोन किशोरावस्था के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके काम करता है और उसके प्रभाव में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन करती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले पता नहीं है कि कौन सा हार्मोन बनाना है, कौन सा हार्मोन नहीं बनाना, लेकिन हाइपोथैलेमस जैसे किशोरावस्था आएगी, हाइपोथैलेमस GnRH स्रावित करेगा, आदेश देगा किसको? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, यानी हेडमास्टर बोल सकते हैं। लेकिन ये ग्रंथि में नहीं आता, ये किस में आता है? ब्रेन का एक भाग है। ये तो क्या है? एक ब्रेन का भाग है, ग्रंथि में ज़्यादा नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। कई लोग इसको ग्रंथि में इंक्लूड करते हैं, ये ग्रंथियों में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया? GnRH हार्मोन का स्रावन कर दिया। इसके प्रभाव में पीयूष ग्रंथि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन करती है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो बोलते हैं LH हार्मोन और एक को बोला जाता है FSH हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करते हैं? अपने गोनेड्स पर जाके काम करते हैं। अपने अंदर जो भी अपने जननिक अंग हैं, लैंगिक अंग हैं, या अपने नए संतान पैदा करने वाले जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। उनको गोनेडोट्रोपिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने अंदर गोनेड्स क्या है? नर मनुष्य के अंदर गोनेड्स क्या वर्षण है जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, और मादा मनुष्य के अंदर गोनेड्स क्या हो जाएंगे? अंडाशय हो जाएगा, जहाँ पे क्या बन रहे हैं? अंडाणु बन रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस का एक तो काम क्या हो गया? बॉडी का तापमान नियंत्रित करता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, 98.4 फ़ारेनहाइट के अंदर बना के रखेगा। दूसरा काम क्या है? भूख प्यास के केंद्र पाए जाते हैं। जो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके प्रति जिज्ञासा, ठीक है, और व्यक्ति को शरारती प्रकृति का बनाता है। कहने का मतलब ये क्या करता है? किशोरावस्था के दौरान पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है।
किशोरावस्था के दौरान क्या करता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और हाइपोथैलेमस के क्या काम है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थोड़ी बहुत हृदय धड़कन का भी नियंत्रण करता है, थोड़ा बहुत करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। मेन आपको टेम्परेचर का ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हो गया किसकी बात, मस्तिष्क के अग्रभाग की बात होगी, यानी अग्र मस्तिष्क की बात होगी, ठीक है। ये हो गया अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में अपने को देखना है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। मध्य मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। पहला जो इसका भाग है वो कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना, ठीक है। और दूसरा भाग जो है वो कौन सा है, दूसरा भाग है इसका पेंडिकल, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना का काम क्या है, इसको सेरिब्रल पेंडिकल भी बोल सकते हैं। पहले बात करेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना की, इसका मैं कॉर्पोरा ही लिखा है मैंने शॉर्ट में ताकि जगह यहाँ स्पेस कम था। कॉर्पोरा क्या काम करता है, कॉर्पोरा जो होता है वो क्या करता है कि कुछ बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है, उपापचय अभिक्रियाएं जो, उनको भी थोड़ा बहुत मात्रा में कंट्रोल करता है, ठीक है। और बॉडी का कुछ हद तक क्या करता है, बैलेंस बनाता है कुछ हद तक, ठीक है। और ये काम और भी करता है कि ये थोड़ा सा दर्द को कम महसूस करवाता है। जैसे मान लो किसी ने कोई नशीली चीज़ों का सेवन कर रखा है, ठीक है। वैसे तो नशीली चीज़ों के लिए मैं आपको सेरिबेलम में बताऊंगा, लेकिन मान लो अब पूरा एक भी पार्ट तो पूरी तरह से काम नहीं करेगा नशीली चीज़ों पे, तो यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना जो होता है वो कुछ मात्रा के अंदर ये भी काम करता है कि बंदे का बैलेंस बनाने का काम, व्यक्ति का बैलेंस बनाना, और नशीली पदार्थों को अगर किसी ने सेवन किया है तो बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और उसी प्रकार से पेंडिकल की बात करें, मध्य मस्तिष्क का जो पेंडिकल है, ये पेंडिकल भी क्या करता है, पेंडिकल भी क्या करता है, पेंडिकल भूख के अंदर, ठीक है, और थोड़ी सी सोचने की जो क्षमता है उसके अंदर थोड़ी बहुत इसकी हेल्प करता है। मैं ये मान लूँ कि थोड़ा सा गम और खुशी के अंदर थोड़ा बहुत हेल्प करता है दूसरे पार्ट्स की, ठीक है। तो ये हो गया इसका मध्य भाग, मध्य मस्तिष्क का मेसेनसिफलोन, जिसके अंदर आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना और सेरिब्रम पेंडिकल ध्यान में रखना है। इसके 2 ही भाग हैं, नाम पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मध्य मस्तिष्क का भाग है या नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। नेक्स्ट जो भाग है ब्रेन का वो कौन सा है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को अपने क्या बोला है, हिंड ब्रेन या डायंसिफिलोन। इसके अंदर 2 भाग आते हैं, इसके अंदर आप पोन्स विरुलाई भी शामिल कर सकते हो, पोन्स, ठीक है। एक और भाग है पोन्स विरुलाई, पोन्स विरुलाई, ये भाग भी आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसके मेन 2 ही भाग पढ़े जाते हैं, तो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोगेंटा। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने नशीले पदार्थों का सेवन किया, मान लो किसी व्यक्ति ने क्या पी है, शराब पी रखी है, किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है, तो वो क्या करेगा, लड़खड़ाएगा। अब वो जानबूझ के तो लड़खड़ाता नहीं है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो जानबूझ के लड़खड़ाते हैं, उनका कोई हाल नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो सेरिबेलम वाला भाग जो होता है वो क्या करता है, देखो ये सेरिबेलम है, और अगर मस्तिष्क के अंदर मैंने सेरिब्रम पढ़ाया था, ये परम मस्तिष्क है, जबकि वो क्या है, अनुमस्तिष्क, ठीक है। उनको अनुमस्तिष्क बोल सकते हैं, या ऐसे बोलो कि सेरिब्रम है और वो सेरिबेलम है। ये तो सेरिब्रम है और वो क्या है, सेरिबेलम है। बस बेलम और ब्रह्म में इतना ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति ने नशीले पदार्थों का सेवन किया है, या व्यक्ति के शरीर का संतुलन बनाने का काम जो है वो किस भाग का है, तो बॉडी के संतुलन बनाने का काम किसका हो जाएगा, सेरिबेलम का हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन उठ चुका है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी नशीले पदार्थों का सेवन किया है तो ब्रेन का कौन सा भाग जो है वो प्रभावित होगा, तो नशीले पदार्थों का सेवन करने पर ब्रेन का सेरिबेलम भाग जो है वो प्रभावित होता है, इसको ध्यान में रखोगे। बात करें मेडुला ओब्लोगेंटा की, मेडुला ओब्लोगेंटा जो होता है इसके अंदर उपापचय अभिक्रियाएं जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर चल रही है, ठीक है, चाहे वो मेटाबॉलिक है, चाहे वो कैटाबॉलिक है, चाहे वो एनाबॉलिक है, ठीक है। तो जितनी भी उपापचय अभिक्रियाएं चल रही हैं उनका नियंत्रण करता है, उनको मेंटेन करता है। दूसरा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर हृदय केंद्र पाए जाते हैं। मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर क्या पाए जाते हैं, देखो मैंने यहाँ बताया हृदय धड़कन, ठीक है, और वहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हृदय केंद्र, ठीक है। तो हृदय केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर, यानी हृदय की गति को निर्धारित करता है। मेडुला ओब्लोगेंटा हृदय के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, हाइपोथैलेमस कम जिम्मेदार है, ठीक है। मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर हृदय से संबंधित केंद्र पाए जाते हैं। इनका कंट्रोल या इनका नियंत्रण जो है वो कहाँ से होता है, मेडुला ओब्लोगेंटा से होता है, क्योंकि मेडुला ओब्लोगेंटा जो होता है उनके पास में नर्व्स होती है, ऑटोनोमिक नर्व्स, ठीक है। मैं तंत्रिका तंत्र को अपने 2 भागों में बांट के पढ़ा था, परीधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अभी अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देखा है मेडुला ओब्लोगेंटा जो क्या करता है, कुछ हद तक ऐसी तंत्रिकाएं अपने पास में रखता है
जो क्या काम करती है, अपने आप काम करती है। और जो तंत्रिका कोशिकाएं खुद ब खुद काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है, उनको क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसका एक अलग भाग है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने आप काम करती है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ी रहती है, हृदय से जुड़ी रहती है। और केंद्र कहाँ पाए जाते हैं हृदय के, मेडुलो ओब्लोकेंटा के अंदर। तो ये हो गए सभी ब्रेन के भाग, कौन कौन से किस किस भाग के अंदर आता है। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग इसका। ब्रेन को पढ़ा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इसको बोलते हैं प्रोजेंसिफलोन, मेजेंसिफलोन और डाइंसिफलोन। ठीक है, बात करें अगर प्रोजेंसिफलोन की, तो प्रोजेंसिफलोन के अंदर 3 भाग आते हैं। ब्रेन के 3 भाग बांटे गए हैं प्रोजेंसिफलोन के अंदर। पहला भाग जो है वो है सेरिबेलम। पहला भाग सेरिबेलम है। सेरिबेलम को बोलते हैं परम मस्तिष्क। और ये क्या करता है, मेमोरी की तरह काम करता है, सोचने समझने की क्षमता लाता है। ठीक है, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस बाहरी बॉडी के जितने भी बाहरी कारक है उनको मेंटेन करता है, बॉडी के बाहर के टेम्परेचर को, अदर जो भी काम है। ठीक है, आपको भाग ध्यान में रखने। तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, टेम्परेचर बना के रखता है बॉडी का 37 डिग्री। और सफेद वाला हिस्सा जो कार्पस कैलोसम है, इसका ध्यान में रखोगे कि सेरिब्रम जो होता है वो 2 अर्ध गोलार्धों से मिलकर बनता है। और दोनों अर्ध गोलार्धों के बीच में पाए जाने वाले व्हाइट कलर के तंतु को या रेशे को क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ये बात होगी इसकी। मध्य मस्तिष्क की बात करें मेजेंसिफलोन की, तो मेजेंसिफलोन के अंदर 2 भाग आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना बोलते हैं, जबकि इसको सेरिब्रल पेंडिकल बोलते हैं, इसको सेरिब्रल पेंडिकल बोलेंगे। ये 2 भाग आते हैं। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो डायंसिफलोन, और डायंसिफलोन के अंदर आता है सेरिब्रम और मेडुलो ओब्लोगेंटा। ठीक है, 2 भाग इसके विशेष तौर पर ध्यान में रखने। पोन्स विरुलाई भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पोन्स विरुलाई भी पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर अंतर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तो सेरिब्रम है और वो सेरिबेलम है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या फर्क है कि सेरिब्रम तो क्या करता है, पहली बात तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। क्लियर है। और सेरिब्रम क्या करता है, सोचने के लिए जिम्मेदार है, सोचने समझने के लिए, जिज्ञासा के लिए जिम्मेदार है। जबकि सेरिबेलम क्या होता है, जितनी भी नशीली पदार्थों का अपने सेवन करते हैं और बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, वो बैलेंस किसकी वजह से बिगड़ता है, क्योंकि अपना सेरिबेलम प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क के सभी भाग हो गए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जो भी लिखा है। उसके बाद में सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, यानी मस्तिष्क आता है, और क्या आती है, स्पाइनल कोड आती है। तो पहला पॉइंट इसका क्लियर हो गया। स्पाइनल कोड को अभी देखेंगे। ठीक है, अभी तो अपने क्या देखा, अभी अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखा। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी कौन सा भाग, प्रथम भाग, जिसके अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की बात अपने कर ली है। और मैंने बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, तो मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है। अब बात कर ली कि ब्रेन है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, ब्रेन है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, और ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी खोपड़ी बनी हुई है। ब्रेन या अपना भेजा जो है वो किसमें सुरक्षित है, खोपड़ी के अंदर सुरक्षित है। अगर मान लो खोपड़ी नहीं होती तो क्या होता, ब्रेन जो होता वो डैमेज हो जाता बहुत जल्दी। ठीक है, और आपको पता होगा कि ब्रेन जो है उन किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, और मैंने बताया है कि मनुष्य की या जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, तारकाय नहीं पाया जाता। ठीक है, अब तारकाय नहीं होगा तो उस कोशिकाओं में विभाजन होगा क्या, नहीं होगा। अब उन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता तो क्या ब्रेन का कैंसर हो सकता है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन का कैंसर संभव है या ब्रेन का कैंसर हो सकता है क्या। जब तारकाय नहीं पाया जाता न्यूरॉन सेल के अंदर तो कोशिका विभाजन कैसे करती है। और अपने कैंसर किसको बोलते हैं, अपने कैंसर बोलते हैं, कैंसर क्या है, कोशिकाओं का अनियमित विभाजन। कोशिकाओं का अनियमित विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अगर उस कोशिका में विभाजन होगा ही नहीं तो कैंसर कैसे होगा। तो क्या ब्रेन का कैंसर होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप लोगों ने सुन रखा है, आपको पता है कि ब्रेन का कैंसर हो गया, उसके ट्यूमर होगी। तो ब्रेन के अंदर कैंसर नहीं होता, वैसे बनती है गांठ बनती है। यानी ब्रेन के अंदर 70 से 75% जो हिस्सा है, ब्रेन के अंदर 70 से 75% जो हिस्सा है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है न्यूरॉन सेल का। किसका बना हुआ है, न्यूरॉन कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, अब न्यूरॉन कोशिकाओं का बना हुआ है, बीच में जो 25 से 30% हिस्सा जो बचता है, 25 से 30% जो भाग बनता है ब्रेन का बाहरी भाग। जैसे बात करूं मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन का बाहरी खोल हो गया। ठीक है, वो क्या बना हुआ है, वो भी तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन वो ग्लियल सेल का बना हुआ है। न्यूरॉन ग्लियल सेल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन
न्यूरॉन ग्लियस सेल, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन ग्लियस सेल बोलेंगे। यानी 25 से 30% भाग न्यूरॉन ग्लियस सेल का बना हुआ है और इन सेल के अंदर तारकाय पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, तारकाय जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तारकाय पाए जाते हैं। अब इनके अंदर तारकाय पाए जाते हैं तो ये क्या कर सकती है, कोशिका विभाजन कर सकती है। यानी ब्रेन का अपना जो ये मस्तिष्क है, मान लो इस मस्तिष्क का जो बाहरी हिस्सा है 25 से 30% हिस्सा, उस 25 से 30% हिस्से के अंदर क्या पाया जाता है, ऐसी तंत्रिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर क्या पाया जाता हो, तारकाय पाया जाता हो। अब मान लो उस कोशिका ने क्या कर दिया, कोशिका विभाजन करके यहाँ पे ट्यूमर बना दिया, ट्यूमर में समझे तो गांठ बना दी। ठीक है, यहाँ पे क्या बना दी, गांठ बना दी। अब वो गांठ क्या करेगी, धीरे धीरे फैलने लग जाएगी, धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। और ये गांठ ही क्या होती है, इस गांठ का इतना दर्द भयंकर होता है कि यही कैंसर का रूप ले लेता है। क्योंकि कैंसर बोलते किसको है, कैंसर बोलते हैं किसको, कोशिकाओं के अनियमित विभाजन को, बॉडी के अंदर गांठें बनने लग जाती है, उसको अपने कैंसर बोलते हैं। तो ये भी क्या है, गांठ बन चुकी है। अब ये भी गांठ किसका रूप ले लेगी, कैंसर का रूप ले लेगी। तो ये एक प्रकार से ब्रेन का क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। इसलिए ब्रेन के अंदर ट्यूमर होता है, ब्रेन की ट्यूमर होती है, कैंसर नहीं होता। लेकिन वो कैंसर के जैसा है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ब्रेन कैंसर बोल देते हैं। लेकिन वास्तविक टर्म जो है वो क्या है कि ब्रेन के अंदर कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन अपना बना हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं से। ब्रेन अपना किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से। और तंत्रिका कोशिकाओं में अनियमित विभाजन नहीं होता, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में क्या नहीं होता, तारकाय नहीं होता। तो इस गांठ जो है, ये गांठ ही बहुत जानलेवा होती है और ये गांठ व्यक्ति की कैंसर की तरह काम करती है। इसलिए ब्रेन के ट्यूमर को कैंसर का नाम दिया जाता है कि ब्रेन कैंसर हो गया। ठीक है, उसको ब्रेन कैंसर है मतलब उसके अंदर ट्यूमर है, यानी गांठ बन चुकी है। और वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होकर उसके अंदर रेसा पड़ने लग जाएगा। ठीक है, और अपने को पता है कि ब्रेन का ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ब्रेन का ऑपरेशन कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन करना इसलिए मुश्किल है, अपना जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर, क्रेनियल के अंदर सुरक्षित है। और क्रेनियल को तोड़ने के लिए हथौड़ी या अदर चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और एक बार मान लो क्रेनियल कहीं से खोपड़ी टूट गई तो उसको वापस जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, CNS पढ़ रहे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ब्रेन की बात कर चुके हैं। और अब अपने बात करेंगे किसकी, अब अपने बात करेंगे मेरुरज्जु की। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या आती है, मेरुरज्जु आती है। ठीक है, तो मेरुरज्जु को मैं यहाँ पे प्रीदीय और दोनों के अंदर लेके चलूँगा, यानी दोनों के अंदर बता दूंगा कि मेरुरज्जु किस प्रकार से काम करती है। तो ये मान लो अपना क्या हो गया, ब्रेन का एक डायग्राम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना क्या है, ब्रेन का डायग्राम। ये अपना ब्रेन हो गया, ये मान लो उसका पोन्स विरुलाई हो गया, और ये यहाँ पे कौन सा भाग आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। ठीक है, ये मान लो ब्रेन हो गया। ये किसके अंदर सुरक्षित है, अपना ब्रेन जो है वो किसके अंदर सुरक्षित है, खोपड़ी के अंदर। अपनी खोपड़ी को अपने क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोलते हैं। ठीक है, ये तो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित है। जबकि मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु किस में सुरक्षित है, मेरुरज्जु सुरक्षित है रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उसके अंदर सुरक्षित है, पूरी तरह से कमर के अंदर फैली हुई होती है। यानी कमर के अंदर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है। अब ब्रेन से ये रस्सी जैसी संरचना निकल रही है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, या इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। अब ब्रेन से क्या होता है कि 12 जोड़ी तंत्रिकाओं के गुच्छ निकलता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर से क्या निकलता है, 12 जोड़ी क्या निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती है, तंत्रिकाएं 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है। एक प्रकार से ये 12 जोड़ी तंत्रिकाओं का ही गुच्छा है। ठीक है, अब 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है आगे किस में विभक्त हो जाती है, आगे जाके ये साइडों में जब निकलती है तो ये कितनों में निकल जाती है, बॉडी के अंदर ये निकल जाती है 31 जोड़ी के अंदर। किसके अंदर निकल जाती है, 31 जोड़ी के अंदर निकल जाती है। अब 31 जोड़ी जो होता है, अब ब्रेन के अंदर मेरुरज्जु सेंट्रल नर्व सिस्टम में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी मेरुरज्जु के साथ में निकल रही है। ब्रेन से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो ब्रेन से तंत्रिका निकलती है 12 जोड़ी। अब 12 जोड़ी से डिवाइड कितनी हो रही है, यहाँ पे साइड में कितनी तंत्रिका निकल रही है, तो यहाँ से निकलती है 31 जोड़ी। अब 31 जोड़ी जो होती है तंत्रिकाएं, वो किसके अंदर आती है, वो आती है प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। वो किसके अंदर आती है, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, वो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। ठीक है,
31 जोड़ी जो भी तंत्रिकाएं हैं, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को अगर पकड़ लिया जाए, समूह से पकड़ लिया जाए अलग से, तो ये सारी किस में आ जाएगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आ जाएगी। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जितनी भी नर्व्स आती है वो सभी पढ़ते हैं, जबकि अपने सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या पढ़ते हैं, ब्रेन को पढ़ते हैं जो मैंने पढ़ा दिया, और अपने क्या देखते हैं, मेरुरज्जु को देखते हैं। तो मेरुरज्जु का ज़्यादा कोई काम नहीं है। मेरुरज्जु क्या करती है, मेरुरज्जु का काम यह है कि मान लो किसी टाइम में ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ब्रेन व्यस्त है, अरे होता है ना, जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, या मान लो मोदी जी को मान लो, प्राइम मिनिस्टर अपने पीएम, ठीक है, मान लो उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वो क्या चाहते हैं कि वो पूरा काम संभाल नहीं पाते हैं, या मान लो पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, नीचे उप प्रधानमंत्री जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो मान लो बिजी हो तो वो क्या करें, वो पीछे का उसका काम संभाल ले। तो ब्रेन के पास में ये सुविधा उपलब्ध होती है। ब्रेन के पास में ये सुविधा उपलब्ध किस लिए होती है, मान लो ब्रेन किसी और काम में, जैसे मान लो आप पढ़ने में बिजी हो, ठीक है, आप पढ़ने में बिजी हो, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन का पीछे का जो काम है वो कौन संभालेगा, ब्रेन का उप असिस्टेंट जो है वो कौन सा है, नीचे काम संभालने वाला कौन सा है, वो मेरुरज्जु है, ठीक है। अगर मान लो ब्रेन बिजी है तो मेरुरज्जु क्या करेगी, अपनी 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ में, यानी 31 और 31 64 जोड़ी तंत्रिका ये होगी और 12 जोड़ी ये होगी, ठीक है। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ में पूरी तरह से एक्टिव रहेगी कि हाँ भाई कौन आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से एक्टिव रहती है पूरी तरह से। अगर मान लो आप लोग पढ़ रहे हो और अचानक से किसी ने आवाज़ दी, तो फिर भी ये पूरी तरह से काम नहीं संभाल पाते, क्योंकि जो परमानेंट जिसका काम है वो काम करता है तो अच्छा है ना, वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो अचानक से चौंका के काम करती है, या ये आप मान सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की तरह काम करता है, यानी अपने आप काम करता है, ब्रेन का हिस्सा उसमें कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेन तो भाई साहब पढ़ने में बिजी है। ये लो, ब्रेन तो किताब पढ़ने में बिजी है, ये किताब पढ़ी, ब्रेन भी तो पढ़ता है। अरे जब अपने पढ़ रहे होते हैं तो अपना ध्यान किस में होता है, ब्रेन जो है वो किस में लग रहा होता है, पढ़ाई के अंदर लग रहा होता है। वहाँ पे अचानक से कोई फ्रेंड आ गया और उसने आवाज़ दे दी, तो आप चौंक के जागते हो ना, हाँ भाई क्या बात होगी। तो ऐसी कंडीशन क्यों आती है, क्योंकि उस दौरान अपनी मेरुरज्जु कंट्रोल कर रही होती है उन चीज़ों को। जब अपना ब्रेन साइड में कहीं काम कर रहा है या उसका ध्यान अलग कहीं लग रहा है, तो उस दौरान मेरुरज्जु जो होती है वो क्या कर रही होती है, अपनी बॉडी का नियंत्रण कर रही होती है। मेरुरज्जु 12 जोड़ी तंत्रिकाएं ये और 31 और 31 64 ये हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी, इन सभी के साथ में पूरी तरह से एक्टिव बैठी होती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रॉपर संभाल नहीं पाती, लेकिन कुछ हद तक संभाल लेती है। जब अपना ध्यान और कहीं होता है, ठीक है, ब्रेन कहीं और सोच रहा होता है या और कोई काम कर रहा होता है, तो उस दौरान अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वो इसको संभालने का काम करती है, ठीक है। तो ये अपनी होगी कौन सी, मेरुरज्जु होगी, और मेरुरज्जु के अपने अंदर क्या देखा है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। अब बात करूं कि ब्रेन का जो यहाँ से तंत्रिकाओं का गुच्छा निकल रहा है, यहाँ पे एक ब्रेन का होल होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो ये मुलायम सी जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गड्ढा होता है, पीछे एक गड्ढा है जिसको अपने क्या बोलते हैं, फोरामोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नेस, मेनिंजस नहीं मैग्नेस, इसको फोरामेन मैग्नेस बोलते हैं। फोरामेन मैग्नेस जो है अपने शरीर का सबसे बड़ा होल है, ठीक है, अपनी बॉडी का सबसे बड़ा होल बोल सकते हो, सबसे बड़ा छिद्र बोल सकते हो। बॉडी का सबसे बड़ा छिद्र और सबसे बड़ा होल कौन सा है, फोरामेन मैग्नेस है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ये जो अपने बाढ़ है पीछे, अगर आप लोगों ने देखा होगा है, बहुत सी पिक्चरों के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, पिक्चरें तो खूब देखते हो, तो बहुत सारी पिक्चरों के अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के यहाँ पे मारी, ठीक है, यहाँ पे जोर से दबा दिया, या किसी को यहाँ पे दबा के मार दिया, तो वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मारने के बाद में बेहोश क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से तंत्रिका निकल रही है, मेरुरज्जु निकल रही है, ठीक है, मेरुरज्जु निकलती है तो डायरेक्ट अटैक करती है कहाँ पे, ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन के ऊपर अटैक करेगी तो ब्रेन जो है थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से सोचने की क्षमता जो है वो खो देगा, क्योंकि ब्रेन का असिस्टेंट कौन है, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु पूरी तरह से काम करना बंद कर देगी तो ब्रेन ऊपर वाला ब्रेन जो है वो कहाँ लगेगा, मेरुरज्जु को संभालने में लगेगा कि अपने काम देखेगा। अरे पहले अपने वाले असिस्टेंट को देखेगा ना कि वो जो नीचे काम संभाल रहा था वो क्या कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब यहाँ पे कोई जोर से चोट लगाए, कहाँ पे लगाए, फोरामेन मैग्नेस पर, जहाँ पर क्या निकल रही है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही हैं, सबसे बड़ा होल माना जाता है, और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जहाँ से निकल रही है, यहाँ पर अगर कोई दबा के मार दे पीछे की साइड में, तो वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है और अपने सोचने की क्षमता खो सकता है, या बुकला जाएगा पूरी तरह से, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खड़ा हूँ क्या नहीं, या उसको धरती जो है, पृथ्वी जो है पूरी तरह से ऐसे गोल गोल घूमती हुई नजर आएगी। तो ऐसी कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं जो है पूरी तरह से काम करने की क्षमता जो है खो देती है। तो ये अपना कौन सा हो गया, सेंट्रल नर्व सिस्टम भी हो गया और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी हो गया। परिधीय के अंदर मैं वापस बता देता हूँ, यानी पेरिफेरल के अंदर क्या आती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं ये आती है जो साइड में काम करती है, बॉडी के विभिन्न काम संभालती है, और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्वायत्त तंत्रिकाएं क्या होती है, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है। पढ़ाने को इसके साथ में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। कैसे कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं को
मेनली अपने दो भागों में ही बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है ब्रेन और मेरुरज्जु, दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है? तो 12 जोड़ी नर्व और 31 जोड़ी नर्व, ये साइड में जो निकलती है बॉडी के विभिन्न हाथों में, पैरों में जो जा रही है, वो सारी आती है। तो दोनों के बारे में बात होगी। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करता है। ऑटोनोमिक या स्वायत्त का मतलब क्या हुआ? स्वय, यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र जो क्या करे? स्वय से काम करे, अपने आप ऑटोमेटिक काम करता रहे, उनको काम सोचने के लिए ब्रेन को आदेश ना देना पड़े, अपने आप ही रिफ्लेक्स करता रहे, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे। ये पूरा हो गया। और मैंने बताया था कि ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? CSF चाहिए। CSF जो होता है वो ब्रेन को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या देता है? CFL नहीं है, CSF। CFL तो घर में जलाने वाली लाइट है रे, CFL नहीं है। तो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो किसमें भरा रहता है? मेरुरज्जु के अंदर भरा रहता है, ठीक है। अब मेरुरज्जु तक भरा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेन के जितने भी परीक्षण किए जाते हैं, ब्रेन की जितनी भी जांच की जाती है, अब मान लो बॉडी की जांच करनी है तो ब्लड निकाला जाता है। ब्लड कहीं से भी निकाल लो, कोई भी नर्व से निकाल लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, कंधे से, कहीं से भी। अगर मान लो ब्रेन का परीक्षण करना है तो ब्रेन का परीक्षण कहाँ से करते हैं? ब्रेन का परीक्षण करते हैं L3 करके अपना एक केशेरुका है, ठीक है। L3 वहाँ से क्या करते हैं? लंबर पंचर करते हैं। क्या करते हैं? लंबर पंचर, टायर पंचर नहीं है, ठीक है, लंबर पंचर करते हैं, ठीक है। लंबर पंचर करना क्या है? लंबर पंचर करना है ब्रेन के अंदर। ब्रेन का परीक्षण करने के लिए मेरुरज्जु के अंदर, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी जो है कमर के अंदर, L3 वाले केशेरुका के पास में क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंजेक्शन लगा के क्या, ब्रेन अंदर से खोखला है और ब्रेन के अंदर जो भी CSF भरा हुआ है वही CSF किसमें भरा हुआ है? मेरुरज्जु के अंदर भरा हुआ है। तो ब्रेन की हड्डी को तोड़ने के लिए आवश्यकता है क्या? तो ब्रेन को इंजेक्शन, अपने ब्रेन में इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि केशेरुका है, क्रेनियल जुड़ी हुई है, खोपड़ी लगी हुई है। तो अपने क्या करेंगे? इस CSF को यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालना संभव नहीं है। तो ये कहाँ पे आया हुआ है? ये मेरुरज्जु के अंदर आया हुआ है। मेरुरज्जु के अंदर आया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे? लंबर पंचर कर लेंगे। लंबर पंचर करना क्या है? कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबर पंचर करना क्या है। लंबर पंचर का मतलब ही क्या है कि इंजेक्शन की सहायता से केशेरुकाओं के मध्य से मेरुरज्जु से क्या निकालना? CSF द्रव्य को निकालना। किसको निकालना? CSF द्रव्य को निकालना। किसके लिए? ब्रेन के कैंसर की जांच करने के लिए, ब्रेन के ट्यूमर की जांच करने के लिए, अगर किसी को ब्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए। तो ब्रेन की जितनी भी जांच की जाती है लंबर पंचर की क्रिया से की जाती है। तो ये हो गया अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, जिसको अपने क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो भाई रेडी रहना।